हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय ऋषिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट। इस अध्याय में हम इस सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। जब वो सोवियत संघ और अमेरिका का वो 1941 में जो अलग हुए थे, जो युद्ध हुआ था, वो जो शीत युद्ध का हमने दौर पढ़ा था अभी, तो वीरता के अंत में चैप्टर 2 में, उसका जब अंत हुआ था तो महाशक्ति कौन था? अमेरिका बची थी, है ना। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो जो महाशक्ति जो अमेरिका बची थी, अब अमेरिका जो था वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया था, है ना। अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों में एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलावों से है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो काफ़ी राज्य की सहमति से बनता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है वो विवादों को, जैसे दो देश के बीच कोई विवाद हो रहा है तो उससे सुलझाएगा, शांतिपूर्ण चीज़ों से हल करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को, इसके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। ये संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति की प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, हम क्यों देखेंगे इसमें। एक मिनट। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए, मतलब इसमें शांति की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, कि स्वर्ग हो ना हो, नर्क तक ना हो, मतलब दो देश एकदम लड़ के एक दूसरे को ख़त्म ना कर ले, ठीक है। इसलिए इस पर इतना जोर दिया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वह देशों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि हम सबको बेहतर जीवन स्थिति कायम रहे। अब देखो, जब देशों में जब युद्ध होता है तो देश में भी काफ़ी तंगियाँ आ जाती है, महामारी आ जाती है, भूखमरी हो जाती है ना। तो अगर देश शांतिपूर्ण रहेगी, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, तो क्या होगा, जो आम जनता है उसकी जो जीवन है, मतलब जो दिनचर्या है वो काफ़ी सही बीतेगी। कोई वो नहीं रहेगा कि आज युद्ध हो सकता है, कल युद्ध हो सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं कि शांति बनी रहे देशों में। देश के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने वेर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान ले। तो झगड़े हो रहे हैं दो देशों के बीच, लेकिन ये नहीं कि युद्ध ही होगा। इसकी जगह वे विभेद के मामलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही किया जाता है। जो भी झगड़े होते हैं उसका समाधान बिना युद्ध के हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है ना। राज्य नहीं है बेटा जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो कोई राज्य वगैरह नहीं है कि मतलब एक राज्य है और वो जैसे राजा चीज़ें करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो। इसे आम जनता ही बनाती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, ठीक है। अभी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। जब जनता बोलती है कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तो ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है। एक बार अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाए, इनका निर्माण हो गया, है ना, तो समस्याओं को शांतिपूर्ण
समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। काफ़ी शांतिपूर्ण सदस्यों जो होता है उसमें देशों की मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्र के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटाया जा सकता है जब सभी देश की जनता वो काम करे। ठीक है, जैसे कोई रोग तभी खत्म किया जा सकता है, एक मिनट, तभी खत्म, कहाँ गई मैं, जैसे कुछ रोगों को तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगाने में सहयोग करे। जैसे कोरोना हुआ था तो सभी देश ने सहयोग करा था। भारत अपने देश की जनता को बचा रहा था, चीन वाला चीन की देश को जनता को बचा रहे होगे, है ना। सभी देश की जनता ने किया था, सभी देश ने किया था, यही बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी ताप वृद्धि और उसके प्रभावों का ही उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने में तापमान बढ़ रहा है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को समाधान ढूंढ सकता है। हर देश ढूंढे, कोई एक देश तो ढूंढ कर करेगा नहीं कि अमेरिका ने ढूंढ लिया या फिर भारत ने ढूंढ लिया, और हर देश को करना है ना। हर देश की तो जनता को नुकसान होगा, हर देश को नुकसान हो रहा है। तब भी सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व के बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग, मतलब जो विकसित देश हैं उनका सहयोग देना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि विकासशील जो देश होते हैं बेटा, उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो सब रोक सके, लेकिन जो विकसित देश है अमेरिका वगैरह, उन सब के पास ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय ये और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकते हैं, कि मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेके आते हैं। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्य को ये विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबको समुचित साझेदारी होगी। लाभ को जो बंटवारा होगा वो न्यायचित, मतलब एकदम इक्वल मिलेगा। ठीक है, कोई सदस्य एक बार समझौता में शामिल हो जाता है तो वह उस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। जैसे कोई समझौता बनाया, कोई संगठन है, उसका कोई समझौता है, अब एक जनता उसमें शामिल होगी तो वो उसकी शर्तों का ही पालन करेगी। ठीक है, देश को बचाने के लिए। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा कि कैसे वो शांतिपूर्ण बनाए रखता है, देश के बीच मध्य विवाद को रोकता है। ठीक है, अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद ये संगठन दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे और काफ़ी लोग घायल हुए थे। जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, अभी हम इस पोस्टर का पढ़ेंगे। एक मिनट, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, किसके उत्तराधिकारी में हुई थी? लीग ऑफ नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। 51 देश थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हुई थी। 51 देश थे, घोषणा पत्र पर साइन करने के बाद हुई थी। 2 विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की।
संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, जो मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो झगड़े नहीं होते उसको रोकना, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना कि मतलब साथ मिलकर काम कर सकते हैं, साथ मिलकर चीज़ें कर सकते हैं। इसकी स्थापना के पीछे ये आशा काम कर रही थी कि ये संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। देखो, अगर छोटे छोटे मनमुटाव होता है, अगर उसे ना रोका जाए, उस पर बातें ना हो, तो क्या होता है, वो जो झगड़े होते हैं वो बड़े झगड़े बन जाते हैं। जैसे अब आप सभी है ना, आपकी माँ से लड़ाई हो गई, या जैसे दो भाइयों की लड़ाई हो जाती है, तो अगर वो स्टार्टिंग में ही सॉल्व ना करे तो बड़ी लड़ाई होती है। ये चीज़ें दोस्तों के बीच भी होता है और ये चीज़ें देशों के बीच भी होता है। छोटे छोटे जो विवाद होते हैं उन पे ही हमें उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी स्थापना के पीछे ये आशा काम कर रही थी कि संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और आगे युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को 1 मिनट को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो हमारे में देखे जाते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने, विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है कि वे जो इतने देश है वो एक साथ हो जाए, और ये जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर देश विकसित नहीं है, बहुत विकासशील भी देश है हमारे जो इतने डेवलप नहीं हुए, उन सबको विकसित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। 1 मिनट 2011 में कितनी थी? 193। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल था, मतलब एक जनता एक वोट, ठीक है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे, जिसका नाम क्या था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ये जो 5 देश हैं इन्हें स्थायी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा विजेता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। ये एमसीक्यू में आता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी कब लिया था? 1 जनवरी 2017 को ले। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, मतलब आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें से जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये भी आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, UNHRS, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR, UNICEF, UNESCO, ये सबसे अच्छा सपोर्टिंग मटेरियल में है, ठीक है। उसका आप हर कुछ देखना। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी होता है। अब कोई
संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक जो संस्था आई है उसमें सुधार की मांग करते हुए आवाजें काफ़ी लोगों ने उठाई थी। सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह की बुनियादी, यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ेंगे हम, बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग ये है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इसकी संख्या बढ़ाई जाए, स्थायी और अस्थायी जो सदस्य होते हैं। समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके, खासतौर पर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सहायता देने की बात उठ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। प्रक्रिया और प्रशासन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें सुधार चाहते हैं। कौन कौन सुधार चाहते हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकारी में लाने का सवाल है, तो कुछ देश चाहते हैं कि वह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशन करे। कौन मिशन करे? संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे मध्य विवाद वगैरह इन सबको सॉल्व करे, शांति बनाए रखे। और कहाँ गई, एक मिनट। जबकि औरों की इच्छा ये है कि संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार तक सीमित रहे। आइए हम दोनों की किस्म के सुधारों पर नीचे अब हम ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद हुई थी, 1945। ये भी हमने पहले भी देखा। कब हुई थी? 1945। महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज में तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित है। अब ये इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ बिखर गया था, अभी 1991 में बिखरा था। अमेरिका सबसे ताकतवर है, ये भी हमें पता, चैप्टर 1 में। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। एशिया, हमारा भी एशिया में ही आता है, भी एशिया के हैं। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है। अनेक नए देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए थे। 1991 में जो सोवियत संघ था 15 देशों से मिलकर उससे आज़ाद हुए थे। अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश है जो समाजवादी को ज़्यादा मानते हैं, ना कि पूंजीवादी को। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष श्रीलंका में हुआ था, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि मौजूद है। ठीक है, ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था, क्योंकि 91 में तो शीत युद्ध का अंत हो गया था, 1989 में चल रहा था। विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? यह भी क्वेश्चन है। अब हम नीचे देखेंगे। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होने चाहिए। अब हम देखेंगे सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की अब हम चर्चा करेंगे। सन 1992, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। सॉरी, कहाँ गई मैं? सन 1992 में संयुक्त
राष्ट्र संघ के आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप होती है। इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है, सभी देशों का नहीं है, क्योंकि काफ़ी देश जो है वो डेवलप नहीं है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है कि हर कोई बराबर हो। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनज़र 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे करा जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे एक मिनट। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए हैं। अब निम्नलिखित हम देखेंगे सुरक्षा परिषद का बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो जिसकी मतलब बड़ी सैन्य ताकत है, काफ़ी सैनिक होने चाहिए, डेवलप कंट्री होनी चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, जितना आबादी उससे काफ़ी बड़ा राष्ट्र हो। ये नहीं हो कि राष्ट्र छोटा हो, कोई भी देश मतलब छोटा है और उसमें आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देश बड़ा होना चाहिए। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, कि लोकतंत्र जनता वगैरह इन सब का वो सम्मान करता, मानवाधिकार की मानव के लिए ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है ना, जैसे एजुकेशन वगैरह। ये देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाजे से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। हम देखेंगे 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, वीटो पावर। 5 देश कौन कौन से थे अभी जो ऊपर बताया था मैंने, है ना, फ्रांस, अमेरिका, ये सब खत्म होना चाहिए। अनेक का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 थे, 5 स्थायी थे, 10 अस्थायी थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। 1 मिनट। 5 स्थायी जो सदस्य थे, अमेरिका, फ्रांस, ये सब मुख्य फायदा था। सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। जो 10 है वो मतलब कंफर्म नहीं है, जो 10 जो सदस्य है कि आज ये देश है, कल हम 2 साल बाद बदल सकते हैं, लेकिन जो स्थायी है वो स्थायी है, उन्हें कोई बदल नहीं सकता, इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण भी क्या है इसमें, सदस्यों का वीटो का अधिकार नहीं है। अस्थायी जो सदस्य है उनमें वीटो का अधिकार नहीं है, वोट वगैरह का। सुरक्षा परिषद में फैसला मतदान के जरिए होता है, जितने मत उसके हिसाब से होता है। हर सदस्य को 1 वोट का अधिकार होता है। अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी फैसलों को रोक भी सकता है। जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं रोक भी सकते हैं कोई फैसले को, है ना। भले ही अन्य स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो। अब जैसे अस्थायी सदस्य है ना, अब इन्होंने कोई मतदान दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन कोई स्थायी ने अगर मना कर दिया तो वो मना हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया। निषेध अधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली है,
लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल चूल बदलाव के लिए तैयार नहीं है। 1945 के समान इन ताकतवर जो देश थे उनमें दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम भी कर सकते हैं और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी न रह जाए। मतलब यही है कि वो बाहर रहकर काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि संगठन को मजबूत करना है। तो ये 5 देश उसमें है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार मतलब जस्टिफाई वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी सदस्य देशों के प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों को समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। काफ़ी कदम उठाए थे, अब हम कदम का देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शांति संस्थापक आयोग का गठन। एक मिनट, ही मैंने क्या कर दिया। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायी ले इस बात की स्वीकृति। मतलब कोई देश है, अब जैसे हमारे भारत का बच्चा किसी देश में पढ़ने गया, मानो जैसे फ्रांस में पढ़ने गया, अब वहाँ कोई युद्ध छिड़ गया है ना, अब वो यहाँ पे नहीं आ पाया, मानो वो मारा गया, तो ये नहीं कि भारत सरकार ही कसूरवार होगी। वहाँ की जो फ्रांस जैसे वो पढ़ने जहाँ गया, जैसे फ्रांस पढ़ने गया, तो फ्रांस की जो सरकार होगी वो भी कसूरवार मानी जाएगी। ठीक है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। 19 जून को हुई थी। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने पर सहमति। हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा हुई। एक लोकतंत्र कोष का गठन हुआ था। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यायिक परिषद की समाप्त करने पर सहमति भी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। एक मिनट। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों पर समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि मतलब दृढ़ता काफ़ी ज़रूरी होता है। भारत किस किस बात का समर्थन करता है? भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसे विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ये नहीं कि शांति को ही बढ़ावा दे रहे, वो विकास भी हो, जिससे जो देश है वो भी विकसित हो सके। ठीक है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, कि विकास ज़्यादा हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो शांति और सुरक्षा को बनाए रख रहा है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विकास वगैरह को बढ़ावा देगा, तो ही तो चीज़ें सही होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो शांति तो बनाया है, और मानव सुरक्षा परिषद भी अगर यही सोचे कि हम बस शांति बनाएगी देशों के बीच, तो ये थोड़ी है, एक संगठन तो बना ही रहे ना। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम जो सभाएं है उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो खूब बढ़ रही है। सुरक्षा में तो स्थिर है कि मतलब जैसे इतने हैं तो इतने ही है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ तो खूब बढ़ रही है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि हो रही है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा।
अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य संख्या क्या है। 1 मिनट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर है, मतलब 5 है तो 5 ही है। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस नहीं हुआ। ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील सदस्य देश है, जो इतने डेवलप नहीं है, जो इतने विकसित नहीं है। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखो, प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, विकासशील देशों, विकसित देशों। ये सबसे ज्यादा किसकी सुनी जा रही है इसमें? विकसित देशों की, है ना। भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और स्थायी दोनों की तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थक है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में ये सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? विश्व बिरादरी के समर्थन पे। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश होने चाहिए, क्योंकि विकसित तो 5 ही, तो विकासशील को ज़्यादा करो ना। उससे हर कोई अपना चीज़ें बताएगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब क्या है, सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। अब कौन बनना चाहते हैं? भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है? भारत में है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का हिस्सा निवास करता है। 1/5 पांचवा हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत ही है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत 1 मिनट भारत लंबे समय में ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत के लिए भारत क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भारत है वो काफी हद तक विकसित हो रहा है ना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया, काफी रूप से अपना योगदान दिया है नियमित रूप से, और ये कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। तो भारत कर रहा है ना कि ये चीजें होनी चाहिए। उससे पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय लोगों के अंदर भारत का महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। कहाँ मिलता है? विदेश नीति में उसको फायदा मिलता है। भारत चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद 1 मिनट सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकारी संपन्न वीटोधारी सदस्य बने। वीटो मतलब वो भी वीट वगैरह मतलब वो वोट वगैरह दे सके। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कतलब रहे हैं, मतलब जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं है, वो क्यों चाहेगा कि भारत सदस्य वैसा बने, मतलब सदस्य बने। ठीक है, इसलिए काफी देश विरोध भी करते हैं। एक खाली ये नहीं कि पाकिस्तान से ही बिगड़े, काफी से बिगड़े हैं जिनके साथ भारत के संबंध दिक्कतलब रहे हैं। बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल न किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियार को लेकर चिंतित है। जो भारत हमारा परमाणु हथियार बनाने, काफी लोग उसको लेकर चिंतित है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है
की उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देश से मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर शामिल हो गए तो जर्मनी, जापान ये सब भी हो गए, ये सब भी उतने विकसित है जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना काफी मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार और कुछ देशों की ये आशा भी बंधी रही है कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश बना, उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी भी नहीं कारगर ढंग से काम कर पाएगा। एक मिनट। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है? क्या संगठन शेष विश्व और अमेरिका के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है? अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका काफी ताकतवर है। पहली बात तो ये कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है, क्योंकि जब सोवियत संघ और अमेरिका था 1991 में इनका वो हो गया, शीत युद्ध खत्म, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो गणराज्य थे वो बिखर गए थे। तो जो अमेरिका था वो ही अब एक महाशक्ति देश बचा हुआ है ना। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अनदेखी नहीं कर सकता। दूसरे, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। ये एक मिनट बेजोड़ है। ये भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भूक्षेत्र में स्थित है। इस कारण भी अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक है। किसके नागरिक है? सुरक्षा परिषद के। इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को ये प्रस्ताव न जचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक सकता है। मतलब अमेरिका इतना पावरफुल है कि उसे कोई प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता तो वह रोक सकता है ना। अब बेटा अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात में बहुत वजन है। अमेरिका अपनी इस ताकत के बलबूते विश्व में फूट डाल सकता है और डालता भी है, और इसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम होती है। और इस संगठन में ऐसा क्या भी है, अमेरिकन नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि आलोचना मतलब बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 सामाजिक आर्थिक विकास के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। जहां एक शेष विश्व की बात है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीति पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। कौन सा मंच है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये बात ठीक है कि वॉशिंगटन के विरुद्ध शेष विश्व शायद ही कभी एकजुट हो पाता है, और अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाना एक हद तक असंभव है, क्योंकि अमेरिका इतना पावरफुल है कि
कोई उसकी जो जैसे उसने प्रस्ताव को मना कर दिया तो कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ये वह जगह है जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायतें देने की बात कहीं सोची जा सकती है, मतलब सोच वगैरह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अब थोड़ी कमियां भी है अब, लेकिन इसके बिना दुनिया और बदहाल होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ चीजें मानव विकास वगैरह भी करता है। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं। इसे सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर रहेगा। एक मिनट। लोगों को, सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कैसे समर्थन हो। ठीक है, ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों में से व्यापक धरातल पर मेल खाते हो ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं। एक मिनट। ये काफी बार आता है। ये क्या है? एक मिनट। ये जो डायग्राम है ये किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों ओर ये जो पत्तियां है ना, ये जैतून की पत्तियां, ये पत्तियां वे विश्व शांति की ओर संकेत करती है। ये काफी बार आता है, इसलिए ये वाला मैंने बताया। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।